जी, जब मैं एमकैट की तैयारी के लिए गया था तो मेरे पास था तो एंड्रॉयड फ़ोन, लेकिन उसकी बैटरी वो कोई इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था। वो मैंने इसीलिए रखा हुआ था कि मैं टाइम वेस्ट जो है वो बिल्कुल ना करूं। इसके अलावा जो गाइडेंस ग्रुप जो थे वो मैंने शायद कोई एक ही फॉलो किया था, उसके अलावा मैंने कोई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसान अकरम और आप देख रहे हैं हसान चौधरी का यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो ना कोई ब्लॉग है और ना ही कोई सिनेमेटोग्राफी है। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाएंगे जो कि किंग एडवर्ड के स्टूडेंट हैं और अपना सेकेंड ईयर की तालीम हासिल कर रहे हैं MBBS की। तो आज हमने उन्हें यहाँ पे अपने घर बुलाया, तो उनसे हम सवालात करेंगे कि उन्होंने अपना MD कैट का जो प्रिपरेशन थी वो किस तरह की और अपनी इस जो मुश्किल जर्नी को उन्होंने किस तरह आसान बनाया। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे और FSC में कितने मार्क्स थे, और बाद में इंटर टेस्ट का आते हैं। पहले आपने मैट्रिक के मार्क्स के बारे में बता दें। मैट्रिक में मेरे 1076 मार्क्स थे और मेरी बहावलपुर बोर्ड में सेकंड पोजीशन थी। उसके बाद FSC में मेरे 1025 मार्क्स थे। अच्छा, अब बात आती है MD कैट। अब MD कैट को उन्होंने NMD कैट में चेंज कर दिया है। इस तरह का कुछ सिचुएशन है, तो वो भी हम अहमद भाई से पूछेंगे कि उनकी जर्नी पाकिस्तान के सुबह पंजाब के ज़िला बहावलनगर की तहसील हरुनाबाद, जो कि एक छोटा सा इलाका है, तो वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद ज़ाहिद जो कि अब किंग एडवर्ड में अपने तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आज हम उनसे उनकी राय लेंगे कि उन्होंने अपना MD कैट का जो सफ़र था वो किस तरह उन्होंने किया और उसमें क्या क्या मुश्किलात आई और किस तरह उनकी प्रिपरेशन वगैरह की। अहमद भाई से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके MD कैट या NMD कैट जो भी है उसमें आपके कितने मार्क्स थे और आपने उसको किस तरह प्रिपेयर किया था? सबसे पहले तो ये कि जब 2019 में मैंने टेस्ट दिया, उस वक्त ये MD कैट था और ये सिर्फ पंजाब के लेवल पर होता था। उसके बाद इसे NMD कैट कर दिया गया, यानी पूरे जो पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर एक ही टेस्ट होता है। तो FSC के बाद मैं लाहौर चला गया था प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ जो सबसे पहले मुश्किल तो यही पेश आती है कि जिस तरह FSC के एग्ज़ाम होते हैं उसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, यानी तीनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जब आप MD कैट देने जाते हैं तो उसमें सिर्फ MCQs होते हैं, तो इसलिए आपका जो मेन फोकस होता है वो MCQs पर होता है। तो जब मैं वहाँ प्रिपरेशन के लिए गया तो मेरी कोशिश यही थी कि जो MCQs को पिक करने की जो पावर है उससे मैं स्ट्रॉन्ग करूँ, क्योंकि आगे जो MD कैट है उसमें सिर्फ MCQs जो हैं, MCQs बेस्ड जो है वो सारा टेस्ट होता है। तो इसलिए मेरा मेन फोकस यही था और इसके लिए मैंने जो टेस्ट थे, एकेडमी के टेस्ट थे, उन पर मैंने अपना फोकस रखा और जो भी टेस्ट था वो मैंने कोई भी टेस्ट स्किप नहीं किया। फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक जितने भी टेस्ट हुए हैं वो मैंने सारे अटैम्प्ट किए हैं और कोशिश किया कि कोई भी स्किप ना हो। एक जो गलती जो लोग ये करते हैं कि कुछ छोटे शहरों से कह सकते हैं या आप वैसे कह सकते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो उन्हें क्या मुश्किलात पेश आती हैं और किस तरह अपनी रूटीन के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि सबसे मेन मेरे ख्याल से जो होता है वो रूटीन का होता है कि आपने अपनी रूटीन बनानी होती है। टेस्ट किस तरह, आपने किस टाइम पे अपने किप्स जाना है, किस टाइम पे खाना खाना है या बाहर घूमने जाना है, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। कि जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब FSC के बाद पहली मरतबा कोई स्टूडेंट बाहर जाता है तो उसे हॉस्टल में रहना पड़ता है, तो वहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट रूटीन होती है। वहाँ आपको अपने काम खुद करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है उसको खुद मैनेज करना पड़ता है। आपको अपने बहुत से काम जो घर वाले कर रहे होते हैं वो फिर आपको खुद करने पड़ जाते हैं। इसलिए जो हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका जितना भी टाइम हो सके उन्हें चाहिए कि बचाएं और स्टडीज़ पर फोकस करें। उसके अलावा जब किसी बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ जाकर टाइम वैसे भी ट्रांसपोर्ट वगैरह में या इधर उधर आने जाने में काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए खुद को जो है वो बहुत मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर, कि हम अपना टाइम जो है वो किस तरह बचाएं और वो जो है प्रिपेयर कर सकें टेस्ट के लिए। अच्छा, एक और जो ज़्यादा दरपेश मसला आता है कि लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपके ख़्याल में जो फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, लोग अक्सर जो है वो MCQs पोस्ट करते हैं और बच्चे उसके कमेंट्स में
डिस्कशन कर रहे होते हैं, इसका आंसर ऐसे है, इसका आंसर ऐसे है, उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि इस तरह का काम सोशल मीडिया पे करना चाहिए या फिर अपने आप पे बुक्स के थ्रू प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट भी बहुत होता है, लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दें। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे गाइडेंस ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी। तो अगर आप किसी गाइडेंस ग्रुप में हैं तो मेरी सजेशन यही है कि किसी एक को फॉलो करें। जब आप डिफरेंट ग्रुप्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो वहाँ डिफरेंट लोगों की राय होगी। उसके अलावा ज़्यादा ग्रुप्स अगर आप फोकस करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, उस पर टाइम एक तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। और दूसरा ये कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप किसी एक को तो देख सकते हैं। अगर आपने 10 व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं तो वो आप उसको साथ साथ बिल्कुल कैरी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब जो मेन जो हमारा फोकस है वो एमडी कैट की तरफ या एनएमडी कैट जो भी है, अब आपने हमें ये बताना है कि MCQs को सोल्व किस तरह करना है। और लेट्स सपोज अगर एक हमें MCQs नहीं आ रहा या हमें डाउट लग रहा है कि 3 या 4 करेक्ट ऑप्शन है, इनमें से ये 2 करेक्ट हैं, तो हमने उसको किस तरह सेलेक्ट करना है और टाइम को किस तरह मैनेज करना है ड्यूरिंग टेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला यही आता है, टाइम नहीं मैनेज होता टेस्ट के दौरान। उसके बारे में बताएं। देखें, सबसे पहले अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि आप जो एकेडमी के टेस्ट हैं ना उन्हें स्किप ना करें और उसके जो टाइम ड्यूरेशन है उसे फॉलो करने की कोशिश करें। जितने MCQs है उस हिसाब से आप अपने सामने एक वॉच रख लें और उसके हिसाब से ट्राई करें कि उस टाइम में आपने उन MCQs को सॉल्व करना है। दूसरा जो आपने कहा कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले स्टेटमेंट जो है ना उससे गौर से पढ़ें। अगर आपको एक मरतबा पढ़ने से समझ नहीं आ रही तो 2-3 मरतबा पढ़ें, क्योंकि जो NMD कैट होता है उसमें स्टेटमेंट बहुत ट्रिकी होती है, तो उसको समझने के लिए आपको फोकस करना पड़ता है। तो अगर आप बगैर समझे कोई MCQ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो है ना पहले स्टेटमेंट को फोकस करें, उसके वर्ड्स पर फोकस करें, तो आपको बहुत इजी रहेगा पिक करने के लिए MCQ। अच्छा, चलो टेस्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कि कोविड की सिचुएशन में अभी आपको पता है जैसे कि डेल्टा लहर के बारे में शायद आपने सुना हो या सुन रहे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा आ रही है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है MD कैट का। तो आप कितना समझते हैं कि जो प्रीवियस टेस्ट है और इस टेस्ट में क्या डिफरेंस होगा, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल किस तरह होगा जो पहले फ़िज़िकल टेस्ट हुए हैं या इस दफ़ा जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है? अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इसमें यह है कि पहले MD कैट होता था, उसमें सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक होती थी उसे फॉलो करना पड़ता था। लेकिन NMD कैट में जो है वो आपको फेडरल वगैरह की बुक्स और जो दूसरे प्रोविंसेस की बुक्स होती हैं उन पर फोकस करना पड़ता है। तो इसलिए आपको पंजाब की जो आपने बुक FSC में पढ़ी है उसके अलावा फेडरल का भी सिलेबस थोड़ा सा आ जाता है। उसमें सिलेबस तो चेंज नहीं होता, उन्होंने आपको डिफरेंट टॉपिक्स दे दिए। अब जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, इसलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है वो प्रमोट होगी। तो इस मरतबा जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड जो हैं वो क्वेश्चन होंगे। बाकी डिफ़िकल्टी लेवल इसी तरह से रेज है, उसके अलावा जो है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है MCAT और NMD कैट की डिफ़िकल्टी लेवल में। आपने थोड़े दिन पहले मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की थी कि मैंने अपना जो मोबाइल रखा हुआ था ड्यूरिंग टेस्ट प्रिपरेशन में, वो मैंने एक छोटा सा मोबाइल रखा था जिसकी कोई बैटरी वगैरह क्या था। वो स्टूडेंट को एक मोटिवेशन स्टोरी जो आपकी है वो सुना दें ताकि बच्चे मोटिवेट हो जाए। जी, जब मैं MCAT की तैयारी के लिए गया था तो मेरे पास था तो एंड्रॉयड फ़ोन, लेकिन उसकी बैटरी वो कोई इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था। वो मैंने इसीलिए रखा हुआ था कि मैं टाइम वेस्ट जो है वो बिल्कुल ना करूं। इसके अलावा जो गाइडेंस ग्रुप जो थे वो मैंने शायद कोई एक ही फॉलो किया था, उसके अलावा मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया हुआ था। जो अकेडमीज़ के टीचर मुझे गाइड करते थे मैं ज़्यादा उसको फॉलो करता था, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो उनके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स लेट्स सपोज 80 to 85% मैट्रिक में आते हैं और 80 to 85% FSC में आ जाते हैं, तो आपके ख्याल से क्या उसको NMD कैट देना चाहिए? उसका एडमिशन हो सकता है किसी मेडिकल कॉलेज में या नहीं? देखिए, अगर किसी इस मरतबा कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ हो गया है। लाइक जिस तरह आप देख सकते हैं सिर्फ पंजाब में 80,000 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से सिर्फ 3300 सीट होती हैं। तो उसको स्कोर करने के लिए आपके पास जो टफ कंपटीशन है वो बहुत टफ है। तो 80 to 85% मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन मेरी जो सजेशन है वो यही है कि वो NMD कैट ज़रूर दें, क्योंकि उसके बाद आपके पास
मुख्तलिफ और फील्ड्स होती हैं, जिस तरह AHS की फील्ड्स हैं या BDS वगैरह है, तो उसमें आपका एडमिशन हो सकता है अगर MBBS में खुदा न खास्ता नहीं होता। तो इसलिए NMD कैट जो है वो आपको अटैम्प्ट ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह किसी और फील्ड में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। या इस तरह नहीं हो सकता कि अगर कोई स्टूडेंट अगर MD कैट में अच्छा स्कोर कर ले तो उसकी वेटेज ज़्यादा होती है, किस तरह उसके बारे में थोड़ा बताएं कि लेट्स सपोज मतलब 80% उसके 85% FSC में, 85% मैट्रिक में, और वो NMD कैट में अच्छी प्रिपरेशन करके 95% मार्क्स ले लेता है, तो उसका कोई किसी कॉलेज में चांसेस हो सकता है एडमिशन का? इस तरह की एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं कि जिनके FSC में 1000 से कम मार्क्स है, लेकिन उन्होंने MD कैट, क्योंकि उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, अबाउट 50% उसकी अगर वेटेज है तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए अगर आप 200 में से या आप 210 मार्क्स का कह रहे हैं NMD कैट होगा, तो उसमें से अगर आप 200 में से लाइक 198 197 मार्क्स ले लेते हैं तो आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि आपका MBBS में एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद हमने टेस्ट दे दिया, इंशाल्लाह आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। अब उसके बाद की जो लाइफ है आप उसके बारे में आप किस तरह देखते हैं? लाइक आपने टेस्ट दिया, आपका एडमिशन हुआ, तो किस तरह की फीलिंग्स थी कि मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है? फीलिंग्स तो काफ़ी खुशी वाली होती हैं कि आपने इतनी मेहनत की होती है मैट्रिक में, FSC में, उसके बाद MD कैट में आप इतनी मेहनत करते हैं, तो यकीनन खुशी तो होती है। उसके बाद MBBS की लाइफ थोड़ी सी टफ़ भी होती है, लेकिन इसमें आपको ये एज मिलता है कि आपका एडमिशन हो चुका होता है, तो इसलिए काफ़ी इंजॉय भी करते हैं डॉक्टर MBBS की लाइफ को, लेकिन साथ थोड़ी टफ़ भी होती है, तो ये अप्स एंड डाउन सब भी चलते रहते हैं साथ साथ। जब कॉलेज की रूटीन के बारे में थोड़ा सा बता दें, लास्ट क्वेश्चन है ये, कॉलेज की रूटीन के बारे में बता दें कि कॉलेज में लाइक किस तरह स्टडी प्लान किस तरह होता है और इन्जॉयमेंट किस तरह होती हैं, इवेंट्स वगैरह क्या होते हैं, सोसाइटीज़ वगैरह क्या हैं मेडिकल कॉलेजेस में, इस बारे में बताओ। मेरा एडमिशन किंग एडवर्ड में हुआ है, तो उसमें अबाउट 325 का हमारा जो है वो बैच है। उसके बाद इसको 4 डिफरेंट बैचेस में डिवाइड कर दिया हुआ है, तो लेक्चर्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं तो डेमो वगैरह होते हैं वो बैचेस में होते हैं। तो इसी तरह तकरीबन 6 घंटे रोज़ाना के हमने यूनिवर्सिटी में स्पेंड करने होते हैं। तो इवेंट्स जो हैं वो भी साथ साथ चलते रहते हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स वीक वगैरह होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनके इवेंट्स होते हैं। तो ये पढ़ाई के साथ साथ करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। अच्छा, जाते जाते आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टडी के लिहाज से कि प्रिपरेशन, अगर हम इसको ओवरऑल वाइंड अप करें तो आप क्या उसको कंक्लूड करेंगे कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? अगर NMD कैट के स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप NMD कैट की प्रिपरेशन के लिए किसी बड़े शहर जा रहे हैं तो वहाँ कोशिश करें कि अपने टाइम को जो है वो मैनेज करें और वेस्ट ना करें। आपके पेरेंट्स ने जो आप पर इन्वेस्ट किया है तो आपको भी चाहिए कि उन्हें अच्छा आउटपुट दें। तो एक मरतबा आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद इंजॉय करने के लिए आपके पास बहुत टाइम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप NMD कैट में भी बिल्कुल इंजॉय ना करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप पढ़ें, मेहनत करें और बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दें, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट। थैंक यू सो मच अहमद ज़ाहिद। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे कांटेक्ट करके या जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको उसका आंसर करूँ। और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।